Hello students, today we are going to learn about the effect of the dilution on conductivity and molar conductivity, right? जो डायल्यूशन, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को हम क्या बात करते हैं कि जो भी सेल है उसमें हम फिलअप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सही है। जो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करते हैं। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम घटाते जाए तो जो कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगी वो हमें आज स्टडी करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। जैसे कि हमें पता है कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, तो अगर सॉल्यूशन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का, उसका पर यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसकी कंडक्टिविटी, क्योंकि उसके थ्रू ही जो पर यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है, सही है, उसे ही क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो क्या कहते हैं, जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑलवेज डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन बोथ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, जैसे कि हमने बात की कि सपोज कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं, पर यूनिट जो कंडक्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी। अगर हमारे पास क्या हुआ, सपोज कि ये कितना है, 500 ml सॉल्यूशन है हमारे पास, सही है, और उसमें इस पर यूनिट में कितने आयन से, 2 आयन से हमारे पास, सही है। अगर डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, मैंने उसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करके इसका वॉल्यूम कर दिया 500 में से 1000 ml, सही है। लेकिन मुझे तो क्या करना है, हम सिर्फ सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो आयंस है पर यूनिट, पहले 500 ml में 2 थे, तो 1000 ml में इतने में कितने आएंगे, 1 आयन जितना ही आएगा, सही है। मतलब कि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घट रहे हैं। पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं है, सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम की बात है, सही है। तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे ही वो घटेगा तो कंडक्टिविटी भी तो घट जाएगी, क्योंकि जो आयंस ही कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी तो कम हो जाएगी, सही है। उसी वजह से विद द डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज एंड ऑल्सो कंडक्टिविटी डिक्रीज। समझ में आई बात, क्योंकि कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द पर यूनिट वॉल्यूम, और विद द डाइल्यूशन नंबर ऑफ द आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीज। आई बात समझ में, बहुत ही इजी है। ओके, आप उसे ध्यान से समझना कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं, कि कंडक्टिविटी किससे बोलते हैं, कि हमारा पूरा वॉल्यूम में, ये पूरा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये हमारे सेल का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो है, सही है। उसमें से सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम हमें लेना है, कितना, तो जिसकी लेंथ एल हो 1 सेंटीमीटर जितनी, और जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 वॉल्यूम कितना हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 यूनिट हो, सही है। उतने में अगर 2 आयन है, आप उसे एक सिंपल वे में भी समझ सकते हो। सपोज कि मैंने क्या किया है, एक ग्लास ले लिया और उसमें मैंने हाफ ग्लास पानी भर दिया है, और उसमें मैंने 1 स्पून क्या डाल दिया, शुगर। अब अगर उसे अच्छे से स्टर करोगे आप और उसकी एक सिप आप लोगे तो आपको वो थोड़ा सा स्वीट लगेगा। लेकिन अगर मैं उसी ग्लास में हाफ की जगह क्या कर दूं, फुल पानी भर दूं, सही है, उस पूरे ग्लास को पानी से भर दूं, और पूरे ग्लास में मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच शुगर डाली है, सही है, और फिर आप क्या करोगे, उसका 1 सिप लोगे, तो जो आपका 1 सिप है वो क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम पहले हाफ ग्लास था, तो जो थोड़े से वॉल्यूम में शुगर थी, मतलब वो नज़दीक नज़दीक थी, तो जो आप सीप लेते हो उसमें भी शुगर का अमाउंट कैसा है, ज़्यादा आता है, तभी वो स्वीट लगता है। लेकिन जब आपने उससे डाइल्यूट कर दिया, उसमें पानी और ऐड कर दिया, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उतनी ही शुगर को ज़्यादा जगह मिल गई, तो वो दूर दूर हो गई, सही है।
तो जो आप सिप लेते हो उसमें शुगर का अमाउंट कितना हो गया, कम हुआ, उसी वजह से आपको वो लेस स्वीट लगता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। सही है, ऐसा ही यही कुछ हो रहा है कि पहले नंबर ऑफ आयन ज्यादा थे लेकिन डाइल्यूट करने पे पर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, कम हो गए। तो जो ये सिप है आपका वो यूनिट वॉल्यूम है। सही है कि शुगर पहले क्या थी, ज्यादा थी एक सिप में क्योंकि पानी कम था, फिर पानी ज्यादा डाला तो शुगर पूरे सॉल्यूशन में चली गई, तो वो जो एक सिप हमारा था उसमें वो कम हो गई और उसी वजह से वो क्या हो गया, कम स्वीट हो गया। तो वैसे ही यहाँ नंबर ऑफ आयन्स कम हो गए और नंबर ऑफ आयन कम होते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी की। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डाइल्यूशन और डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन। सही है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वो क्यों, वो हम देखते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी किससे कहते हैं कि अगर हमने VmL सॉल्यूशन ले लिया उसमें 1 मोल को मैंने डिसॉल्व किया है। सही है, तो उसे क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही है, क्योंकि क्या था पहले के मेरे पास था यहाँ पे, अगर हम बात करें 500 ml सॉल्यूशन था, उसमें मैंने 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया, तो क्या होगा कि 500 ml में ये सारे सॉल्यूट थोड़ा नजदीक नजदीक रहेंगे, तो जो उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। सही है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनकी मोबिलिटी की कैसी होगी, कम हो जाएगी। सही है, मोबिलिटी कम होगी तो वो करंट को कम फ्लो करेंगे। अगर उसी में मैंने और पानी डाल दिया और सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट सॉरी, और उसे मैंने कर दिया 1000 ml, उसमें डाला तो कितना ही गया है, 1 मोल ही है, मतलब एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, मतलब उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो मोबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोबिलिटी इंक्रीज होगी मतलब वो स्पीड से मूवमेंट करेगा तो वो करंट भी ज्यादा फ्लो करवा सकता है। सही है, मतलब कि अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो पूरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, पूरे सॉल्यूशन में हमने 1 मोल ऐड किया है, जितना कॉन्सेंट्रेट होगा मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स उसके आयंस वो बहुत नजदीक है। अगर नजदीक है उसके पास स्पेस कम है, मतलब नजदीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, जबकि अब हम उसे डाइल्यूट करते हैं, मतलब उसके पास ज्यादा वॉल्यूम आ गया, ज्यादा स्पेस आ गई। सही है, तो क्या होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सही है, जैसे कि एक छोटा सा क्लासरूम हो, उसमें 10 स्टूडेंट हो और एक टीचर हो, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स भी नजदीक नजदीक, टीचर भी नजदीक नजदीक, तो जो टीचर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो जो स्टूडेंट की मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि हमने क्या किया, तो उसी 10 स्टूडेंट को एक बड़े से हॉल में रख दिया एक टीचर के साथ। सही है, तो अब क्या होगा, एक स्टूडेंट कहीं और है, एक स्टूडेंट कहीं और है, सारे एकदम दूर दूर हो गए। अगर वो दूर दूर हो गए मतलब जो टीचर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या, तो पर स्टूडेंट पे डिक्रीज हो गया। सही है ना, तो उसकी वजह से तो जो स्टूडेंट्स की अपनी एक्टिविटी थी, जो मोबिलिटी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। आई बात समझ में, तो उसी वजह से क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन है जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है उसकी फॉर्मूला आपको पता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। जैसे जैसे आप क्या करोगे, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे हम जानते हैं कि कप्पा मतलब हमारी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पर डाइल्यूट करने पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मानो कि ये कंडक्टिविटी कितनी, 2 जितनी क्या हो रही है, घट हो रही है, और जो ये हमारा वॉल्यूम है वो हमारा 10 के मल्टीप्लाई से बढ़ रहा है। सही है, तो क्या होगा, हम उसका टोटल देखें
तो टोटल तो कंडक्टिविटी 8 के मल्टीप्लाई से बढ़नी ही चाहिए। सही है, आई बात समझ में। मतलब जो कप्पा घटता है, घटने वाला क्या है, कम है, और बढ़ने वाला बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप गरबा खेलते हो, गरबा में दौड़िया जब खेलते हो तो आप जानते हो कि आप आगे भी जाते हो और कुछ स्टेप पीछे भी लेते हो। सही है, लेकिन जो आगे वाले स्टेप होते हैं वो आपके बड़े बड़े होते हैं और पीछे वाले क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तभी आप पीछे जाने पर भी आगे भी बढ़ते हो। सही है, वहीं के वहीं नहीं रह जाते हो। अगर आप दौड़िया खेलते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आगे वाले स्टेप थोड़ा सा ज्यादा होते, सही है, बड़े होते, उस वजह से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। उतना स्पीड से ये जो कप्पा है वो घट नहीं रहा है, मतलब कि उतना ज्यादा हम पीछे नहीं जाते हैं, हम पीछे जाते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं जाते, ताकि हमारी जो टोटल नेट मूवमेंट है वो कहाँ हो, आगे की तरफ हो। वैसे ही यहाँ पे कप्पा घट रहा है, लेकिन उतने स्पीड से नहीं घट रहा है जितने स्पीड से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जितने स्पीड से हम आगे जा रहे हैं। तो टोटल मूवमेंट हमारी आगे की तरफ हुई, मतलब ये जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में तो इंक्रीज ही होगा। आई बात समझ में। तो ये दो रीजन की वजह से क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डायलूशन। सही है, हमने बात कर ली कि जब भी हम डायलूट करते हैं तब क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन इनफाइनाइट डायलूशन पे, मतलब कि मैंने यहाँ पे 1000 ml किया, उसकी जगह मैंने और डाला, उससे 10,000 कर दिया, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा डायलूट कर दिया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी कंडक्टिविटी। तो क्योंकि हमने तो बोला कि जैसे जैसे आप डायलूट करते जा रहे हो वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इनफाइनाइट, हम जितना जितना डायलूट करेंगे उतना उतना मोलर कंडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, तो सपोज कि मैंने पहले लिया हमारा क्या, यहाँ पे मैंने ले ली है कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे मैंने ली है क्या, मोलर कंडक्टिविटी। सही है, तो क्या होगा, जब भी हमारी सपोज कि मैंने 10 ml सॉल्यूशन था मेरा, सही है, यहाँ पे डाइल्यूशन ले लेती हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह। तो जब 10 ml सॉल्यूशन था तो जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो 1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स थी। सही है, अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा के 20 ml कर दिया तो वो हो जाएगी 1.1, 30 ml कर दिया तो हो जाएगी 1.2, सपोज कर रहे हैं हम। ओके, अगर 40 किया, 50 किया, ऐसे 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 बढ़ाते गए। एक टाइम आया कि मैंने 70 किया, 70 ml पे वो हो गई 2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स जितनी। अगर मैंने 80 किया तो अभी कितनी रही, 2 ही रही। 90 किया तो भी क्या रही, 2 ही रही। मतलब कि एक ऐसा टाइम आता है, पहले क्या होता है, जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब फिर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होना बंद हो जाती है। सही है, उसकी लिमिटेशन आ जाती है। उसी वजह से उसे बोलते हैं क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, के अब वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अब वो कांस्टेंट हो गई है। और उसी को हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं कि अब सैचुरेटेड हो गया है हमारा, अब इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, इससे ज्यादा आयन डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं भाई, इससे ज्यादा हमारी मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती है। सही है, हमारी एक लिमिट आ जाती है किसी भी चीज के लिए। सही है, अभी तो कोरोना चल रहा है तो हर रोज ऑनलाइन लेक्चर लेक्चर लेक्चर, अगर पूरे दिन अभी भी आप ऐसा ही करोगे तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद आप बोल दोगे नहीं भाई अब बस हुआ, अब कुछ नहीं करना है। वैसे इन लोगों का भी डाइल्यूट करते जा रहे, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, एक टाइम आया कि अब वो सैचुरेटेड हो गए, अब बस अब नहीं करना है, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ना बंद हो जाएगी। और उसी वजह से उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं कि अब उसकी लिमिट आ गई है। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन concentration of solution appears 0 is called the limiting conductivity. The variation in molar conductivity is different for the weak and strong electrolyte, के जो ये
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जो उसका जो इंक्रीज होना है हो रही है उसका जो टाइप है उसमें भी वेरिएशन है। किसके लिए? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिफरेंट तरह से इंक्रीज होगी, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए डिफरेंट तरीके से वो इंक्रीज होगी। तो हमें दोनों के लिए उसे स्टडी करना है 1 by 1। ओके, पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस इंक्रीज स्लोली विद द डाइल्यूशन। सही है, क्या बोला गया है कि जो डाइल्यूशन हम कर रहे हैं उसके साथ जो मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, वो इंक्रीज तो होगा लेकिन कैसा होगा? स्लोली इंक्रीज होगा। उसका रीजन क्या है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सपोज कि मैंने एक ले लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl, तो हमें पता है जो KCl वो क्या होगा? K+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl लिए हैं तो जो उसमें से K+ Cl आयन फॉर्म हो रहे हैं वो भी क्या होंगे? 100 होंगे। मतलब कि यहाँ पे जो डिसोसिएशन रेट है वो कैसा है? 100% है। 100% मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? उसके आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है। तो उस वजह से क्या होगा? अगर मैंने डाइल्यूशन कर भी दिया, ये तो क्या हम मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर डाइल्यूशन करने से पहले की अगर मैंने उसके अंदर क्या कर दिया कि पहले मैंने क्या लिया था? 500 ml लिया था, उसी में ये तो सारे के सारे क्या हो गए? तो डिसोसिएट हो गए। अब अगर मैं एक्स्ट्रा सॉल्वेंट उसमें ऐड भी करूं लेकिन डिसोसिएशन 100 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे तो उसमें से 101 मॉलिक्यूल तो डिसोसिएट नहीं होंगे। मतलब ज़्यादा अब मॉलिक्यूल बढ़ने के तो चांस नहीं है। अगर आयंस बढ़ते हैं तभी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। सही है, लेकिन यहाँ तो अब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं। सही, ऐसा ही है? नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं डायल्यूट करूँ तो आप ये देख सकते हो कि पहले मेरे पास कितना था? 500 ml। उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? नज़दीक नज़दीक है। लेकिन जैसा मैंने डायल्यूट किया मॉलिक्यूल्स उतने ही, आयंस उतने ही है, लेकिन वो कैसे हो गए? तो दूर दूर हो गए। सही है। अगर वो दूर दूर हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो जो आयंस थे उसके बीच का जो डिस्टेंस है, सही है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। डाइल्यूशन करने पे क्या हुआ? तो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये जो तुम आयंस है उसके बीच का फोर्स क्या होगा? कम होगा। और अगर फोर्स कम होगा तो जो मोबिलिटी है आयंस की वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं लेकिन उनकी जो मोबिलिटी है, उनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ रही है। और अगर मूवमेंट बढ़ रही है उसका भी तो मतलब यही होता है ना कि मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर मूवमेंट ज्यादा है मतलब स्पीड से करंट फ्लो होगा, और स्पीड से करंट फ्लो हो रहा है उसका मतलब क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सही है। अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें, किसका? डेल्टा एम वर्सेस √C का। सही है। अगर मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस हम डेल्टा C का कॉन्सेंट्रेशन के रूट का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा? हमने बोला कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, क्योंकि डायलेशन बढ़ा रहे हैं उसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हम घटा रहे हैं। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे ये मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। सपोज कि कोई एक पॉइंट पे मोलर कंडक्टिविटी, कोई हमारा KCl ही ले लो, उसकी यहाँ पे है। अगर मैंने और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज की, क्योंकि मैं किस साइड जा रही हूँ? लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड गई तो जो हमारी मोबिलिटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। उस वजह से क्या हो जाएगा? तो ये λm भी तो बढ़ेगा, और घटाई तो और बढ़ेगा, और घटाई तो और मतलब वो बढ़ रहा है लेकिन वो कैसे? स्लोली स्लोली बढ़ेगा और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर उस स्ट्रेट लाइन को मैं आगे ले जाऊं, कब तक? जब 0 कॉन्सेंट्रेशन हो। सही है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0। तो वो जो हमारा λm है वहां पे एक जगह क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा, और उसी इंटरसेप्टिंग पॉइंट को हम बोलेंगे λm0 के। जब हम कॉन्सेंट्रेशन 0 रखे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे, तब
जो हमारे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वही तो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सही है, तो हम ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ऐसे बाय ग्राफ भी लैम्बडा एम नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, यहाँ लैम्बडा एम कौन है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्बडा एम नॉट है हमारा ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे ये ए कहाँ से आया वो मैं दिखाती हूँ, और जो सी है वो कॉन्सेंट्रेशन है। सही है, एक हमारा यहाँ पे ग्राफ हो गया। तो हमें पता है ग्राफ के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही है, y क्या है, y एक्सिस का पॉइंट है हमारा, m क्या होता है, स्लोप होता है, x हमारी x एक्सिस और c होता है हमारा इंटरसेप्टिंग पॉइंट। सही है, तो यहाँ पे y हमने क्या ले लिया, तो यहाँ पे हमने लिया है y डेल्टा m, तो ये हो गया है डेल्टा m। यहाँ पे हमारा c क्या आ रहा है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट कौन है, लैम्बडा m नॉट, तो हमने c ले लिया लैम्बडा m नॉट। यहाँ पे हमने x एक्सिस पर लिया है डेल्टा c, तो x की जगह हो गया डेल्टा c। और यहाँ पे अगर आप स्लोप फाइंड आउट करोगे तो ये डाउनवर्ड्स जाता हमारा ग्राफ है, मतलब स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। उसी वजह से मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने a ले लिया है तो वो हो जाएगा -a, क्योंकि स्लोप आएगा नेगेटिव। सही है, तो हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ बाय द एक्सप्लोटिंग द ग्राफ टू अ जीरो कंसंट्रेशन इंटरसेप्ट पॉइंट इज इक्वल टू द लैम्बडा एम नॉट। सही है, कि जब भी हम ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और उसके ग्राफ को अगर हम एक्सटेंड करें और जहां पे वो इंटरसेप्ट होगा y को, तो उस वैल्यू को हम लैम्बडा एम नॉट कह सकते हैं। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली आयोनाइज्ड, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो एट द हायर कॉन्सेंट्रेशन। के जब हमें पता है कि वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, तो जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज़्यादा आयोनाइज नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तब उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जो आयन्स इंक्रीज होते हैं और आयन इंक्रीज होते हैं, तो उससे क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये हमने ले लिया है फिर से लैम्बडा एम वर्सेस डेल्टा सी का ग्राफ। लेकिन अब हम बात करेंगे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सपोज हम बात करते हैं CH3COOH की। सही है, एसिटिक एसिड की। तो क्या होगा कि पहले क्या बोला हमने, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी तो उसकी जो लैम्बडा एम की वैल्यू थी कम थी, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, बढ़ती गई। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से एक पॉइंट आता है कि जब उसके लैम्बडा एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही है, और एकदम ग्रास्पिंग इंक्रीज आप देख सकते हो उसमें, और आपको एक हाइपरबोला टाइप का कर्व मिलेगा। सही है, मतलब क्या होगा कि जब भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो पहले हमारे इसकी लैम्बडा एम की वैल्यू क्या थी, कम थी, फिर तो धीरे धीरे डाइल्यूशन के साथ साथ एकदम ज़्यादा वाला उछाल आ जाता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी में, और बहुत ज़्यादा स्पीड से वो बढ़ जाती है। सही है, तो आप ऐसा ग्राफ उसका गेन करोगे। और इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन जो है तो इसके पैरेलल जैसी हो गई है। अब हमें पता नहीं कि ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। सही है, तो जैसे कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा कि वो एक जगह पे जाके क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा लैम्बडा एम नॉट। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो यहाँ पे तो ऐसा हम बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। सही है, तो यहाँ पे हम लैम्बडा एम नॉट ऐसे ग्राफिकली उससे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सही है, तो अगर हम ऐसे ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द कोहलर्स लॉ। सही है, वो कोहलर्स लॉ क्या है,
कैसे फाइंड आउट होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस डायल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।